दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। सूफी सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सॉन्ग राइटर, शेरी का नाम शहरयार रजा है। शेरी ने 1992 में पहली मर्तबा स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सन 2000 से शेरी ने सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स और जिंगल्स का आगाज किया। उस्ताद नईम खान शेरी के उस्ताद हैं, जिनसे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की इब्तिदाई तालीम हासिल की। शेरी का पहला वीडियो हक बाहू इंडिया के चैनल लोक धुन से रिलीज हुआ। उन्होंने बहैसियत कंपोजर, सिंगर और राइटर बहुत से गाने और मशहूर ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स लिखे, धुनें बनाई और गाए भी। कुछ लोगों ने उसमें कुछ तनकीद भी की है, जो कि बहुत अच्छा है। तनकीद से आपके काम में निखार आता है और आप उसको और बेहतर कर पाते हैं। मौजे सरसर से डराता है उसे तू बेकार, हो चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। शेरी ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में पेश किया और म्यूजिक की दुनिया का कामयाब सितारा बन गए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज हम अपने मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ सूफी सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सॉन्ग राइटर शेरी से। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमारे सारे देखने वाले खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मेरा नाम है युसरा एजाज खान। आज जैसे कि आपने ज़बरदस्त किस्म के हमारे पैकेज में देखा, हमारे साथ शहरयार रज़ा हैं। इनको सब शेरी के नाम से जानते हैं, तो हम भी आज इनको शेरी के ही नाम से पुकारेंगे। और उन्होंने ना सिर्फ 1992 में अपने करियर का आगाज़ तो किया लाइव स्टेज शो से, लेकिन रिकॉर्डिंग करवा लें आप इनसे ऑर्केस्ट्रा का कोई काम करवा लें, आप इनसे सॉन्ग राइटिंग करा लें, हर चीज़ में माशाल्लाह से माहिर हैं। यहाँ तक कि इश्क़ ममनू जो बड़ा ही फेमस एक OST हुआ था, हम सब जो है उसको स्पेसिफिकली जब राहत फ़तेह अली ख़ान ने जब उसको गाया था, केजे के बाद, आई थिंक केजे ने पहली बार गाया था, फिर राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया था, तो हम सब ने कितना ज़्यादा पसंद किया था, वो तक उन्होंने लिखा है। एंड उसी के साथ दीगर और OSTs हैं उन ड्रामों के जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि उन्होंने या तो गाए हैं या उसमें उनका कोई हाथ रहा है, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन कर लेते हैं बड़ी अच्छी। तो हमारे पास जब इतने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड किस्म के लोग होते हैं, तो ना सिर्फ ही हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि आप सब करते हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ सीखने को मिलना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो वेलकम करते हैं शहरयार रज़ा को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू उसरा, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। और ये इतना खूबसूरत पैकेज बनाया, पैकेज वाकई में वैसे बहुत ज़बरदस्त बना है, मैं भी देख रही थी, बहुत अच्छा है। जब आपके काम इतने खूबसूरत है तो पैकेज को तो खूबसूरत बनना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, आज शेरी जो है अकेले नहीं आए, शेरी के साथ जो है उनके वालिदैन भी आए हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों को ना मोल्ड करते हैं, बचपन से अपने बच्चों को शेप करते हैं, फिर जब बड़े होते हैं बच्चे और कामयाब होते हैं वो बच्चे, कहीं ना कहीं जाके उसमें वालिदैन का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर होता है। तो हमने शेरी के मॉम और डैड को भी बुलाया है, जिनका नाम है ताहिरा और तारिक रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे हैं आप? लोग बाद में अंकल आंटी बुलाने वाली हूँ, जी बिल्कुल, सही है ना? बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी अपनाइयत आ जाती है ना ऐसे। अब मैं आपको ताहिरा बेगम कह के बुलाऊं तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सही है ना, हम सब सेटल्ड हैं इसके अंदर, बस सही है। कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का।
थैंक यू। अच्छा, जब शेरी का आप काम देखते हैं अंकल, मैं आपको देख रही थी जैसे बड़े खुश हो रहे थे आप पैकेज देख के कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आपकी खुशी को देख के मुझे खुशी हो रही थी, तो कैसा लगता है? और जब इन्होंने ज़ाहिर है अब तो इतने मॉर्निंग शोज़ पर, रमज़ान ट्रांसमिशन, हर ही चीज़ पे शेरी को हम देख चुके हैं, लेकिन शुरू में जब म्यूज़िक उन्होंने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को कैसा लगा था? डांट पिटी थी, क्या हुआ था? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब औलाद कोई कामयाबी की मनाजिल तय करे, तो ये एक खुशाइन बात होती है। लेकिन ये है कि शुरू में चूँकि हमारे माशरे में जहाँ तालीम का शोर ज़्यादा है, वहाँ इस तरफ जाना मायूस समझा जाता था, तो शेरी को बेचारे को बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ा, फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, यार ये क्या है, कोई और ही काम कर लें आप। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये तो इन्होंने कदम रख दिया है और ये रेल रुकने वाली नहीं है और अब चलेगा, तो फिर हमने कहा बैकअप करो, पीछे खींचना बुरी बात है। क्या बात है। तो शेरी आप बताएं, पहली बार कब आपने डिसाइड किया था कि आपको म्यूज़िक कॉम्पोजिशन की तरफ, सिंगिंग की तरफ जाना है? और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मेरे जैसे फैमिली में भी ना गानों का सब बड़ा शौक़ रखते हैं, तो एक मेरे मामू को बड़ा शौक़ था कि म्यूज़िक कॉम्पोजिशन में करना है। वो अब करते हैं, इंटरनेशनली बाहर जाके करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं करते, लेकिन शुरू में जो उनको बातें सुनने को मिलती थी ना, काम कर लो, कोई बंदा इंजीनियर बनता है, ये सिंगर कौन बनता है, ऐसी बातें आपको सुनने मिली है? जी बिल्कुल। असल में जैसे कि मेरे वालिद ने बताया, अब्बू ने, कि हमारी फैमिली में ज़्यादातर जो था वो एजुकेशन से रिलेटेड लोग थे, प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस में, और मेरे वालिद ख़ुद प्रोफेसर थे, मेरे चचा जो है वो टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, फिर हेडमास्टर हुए, प्रिंसिपल। तो मतलब वो सारे लोग जो हैं, वो मेरी फुप्पी टीचर थी, तो सब लोग इस तरह, हमारे फैमिली में कोई गाने वाला था नहीं। ये एक कहाँ से आ गया हमारे पास पता नहीं। मैं आया हूँ तो फिर मैंने, अच्छा वो नेचुरली पहले मैं थोड़ा शाय था, लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि मेरे चचा, उनके अंदर थोड़ा सा आर्ट था, तो मेरे चचा ने मुझे, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू की। मुझे उन्होंने पहली नात याद कराई, और नात भी बड़ी वो मुश्किल सी थी, तो बच्चे के लिए वो एक बड़ा कॉम्पोजिशन उसकी बड़ी टिपिकल थी, तो उन्होंने मुझे पहले नात याद कराई कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर वहाँ से फिर मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करता था, मिली नगमे गाता था अपने, फिर कॉलेज में लाइफ में फिर मैं विन करता रहा कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे, तो वो अंदर था। उस वक्त तक तो घर वाले भी, अम्मी अब्बू भी, और कोई भी ये नहीं करता था कि जी नाते पढ़ रहे हैं, मिली नगमे स्कूल में, अच्छी बात है, उस वक्त अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज लेवल पे आया और वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा म्यूज़िक के लोगों में मिलना शुरू हुआ, तो अब्बू थोड़ा सा खफा होते थे, अम्मी तो नहीं, अम्मी का तो हमेशा सपोर्ट रहा है, और इसीलिए बिगड़ गया हूँ। तो हाँ, माओ का सपोर्ट वैसे बड़ा रहता है, बेटों को बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे मेरी भी ये शिकायत है जनरली, अरे मेरा बेटा तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे करती है आप आंटी, मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं, किसी और ने किया होगा। मुझे यकीन है ऐसा होता होगा। ये मेरा दरअसल लाडला बेटा है। हाँ, पिलोटी के तो होते ही लाडले, बिल्कुल, बहुत लाडला बेटा है मेरा, और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उसका कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है इसको कि आज है ना, मैं फ़ख्र से वो करती हूँ कि मेरा बेटा है ये शेरी। आज हम इनकी वजह से पहचाने जाते हैं। एक वक्त था कि हमसे जाने जाते थे कि तारक साहब का बेटा है। बिल्कुल, क्या बात है। आज लोग जो है ना इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसकी अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद जो है, और इन दोनों की दुआएं, बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की दुआओं के बगैर मेरा बच्चा जो है ना किसी का दिल दुखाया कभी, ना कभी किसी के साथ कोई, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए अल्लाह ने साथ दिया है, अल्लाह का एहसान है। हमेशा इसने अच्छा ही किया है, बिल्कुल, अपनों के साथ, गैरों के साथ, किसी को भी दुख में नहीं देख सकता। ये तो आपकी तरबियत की बात है ना, फिर ये आपकी तरबियत है जो रिफ्लेक्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चाचू ने फिर आपको कहा कि नात पढ़ना शुरू करें, आपने वो नात उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, मतलब शुरू में बताया कि ऐसे पढ़ना है, क्या करना है, तो वो क्योंकि उनके अंदर भी थे सुर, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं कहीं पढ़ते थे। वैसे हाँ, ये मैं बात वैसे करती हूँ कि जब सिंगिंग की जब बात होती है ना कहीं खानदानी होता है, ये जेनेटिकली चल रहा होता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ हम बना, लेकिन कहीं ना वो जो जैसे मेरे घर में कहते हैं वो जरासीम ना, जरासीम कहते हैं, जरासीम घर में ही होते हैं। मेरे घर में भी सब सिंगिंग वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, तो हर किसी में सुर कहीं ना कहीं आ गए हैं, तो ये कहते हैं घर से होता है। ये फूफी भी थी, उसको समझ जो है ना वो एक अलग चीज़ है, वो एक लिसनर को भी आ सकती है कि म्यूज़िक की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने अच्छे सुनकार होते हैं कि वो आपको पकड़ लेते हैं कि ये
क्या कर रहा है, इसने कहाँ मिस्टेक की है, बिल्कुल। बहुत सा, जबकि वो उनको बोलें कि अगर आप गा के सुनाए तो वो गा के नहीं सुना पा रहे होते, लेकिन वो बता देते हैं कि यार यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ वर्ड्स में, कुछ सुर में। वो ऐसे बहुत सारे सुनकार हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गायक नहीं होते लेकिन वो गायक बना देते हैं लोगों को, कि यार इसको यूं करो, आवाज को ऐसे कंट्रोल करो, तो उनको वो सेंस होता है, अल्लाह अल्लाह की अता होती है, सुनने का सेंस होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली परफॉर्मेंस आपकी क्या थी, और कितना नर्वस थे आप उस वक्त? और जब फर्स्ट परफॉर्मेंस जो होती है ना किसी के लिए भी, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपसे सोची होती हैं, हमने ये करूँगा, ये गाना और ये मेडले और ये रीमिक्स और ये। असल में देखिए मैं बताऊं, क्या हुआ था स्टेज पे जो है ना, जब मैं आया था तो कॉलेज लाइफ में आपको पता है लड़के होते हैं, उसमें आदमी को कोई डर खौफ तो होता नहीं है, वो कहता है चलो भाई माइक दो, मुझे खुद शुरू हो जाऊंगा, जो होगा अच्छा बुरा होगा सब देख लेंगे। तो मसला ये है कि डर जब होता है जब आदमी को समझ आना शुरू होती है ना, जब म्यूज़िक समझ आना शुरू हुई और जब शागिर्दी की मैंने, और जब सुर की समझ आना शुरू हुई, जब डर खौफ हुआ कि नहीं यार ये तो हम गलत करते थे, इसको और हम कैसे ऐसे कॉन्फिडेंस से स्टेज पे कर लेते थे। कॉन्फिडेंस तो एक आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए, वो तो होता है, ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा होता है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और वो एक आर्टिस्ट में होता है, नेचुरली होता है, वो अल्लाह की तरफ से उसमें होता है। तो बात यह है कि बस करते करते आदमी के अंदर चीज़ें आती रहती हैं, सीखता रहता है, हर लम्हे सीख रहा होता है आदमी। बिल्कुल। और खुशी जब होती है जब आप जिनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, कोई आपका जब आप जिसको देख के आप सोच रहे होते हैं कि यार काश मैं ऐसा गा सकूं, ऐसा कर सकूं, और वो आपकी तारीफ कर दे कहीं, तो फिर वो आपके लिए एक अवार्ड की तरह होता है कि यार हम तो इनको उस्ताद समझते हैं और ये हमसे इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत से, वो उनकी आजिज़ी होती है, इनकरेज करना होता है जूनियर्स को कि यार ये अच्छा कर रहे हैं, इनको आप इनकरेज करेंगे तो ये मोटिवेट होंगे। बिल्कुल। शहरयार की जो म्यूज़िक जर्नी है उसके बारे में और भी बहुत चीज़ें हमने जानी है, इनसे करेंगे खूब सारी गपशप, लेकिन हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा, देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और जल्दी से हम अपनी गपशप को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं अपने किचन में, देखते हैं शाकरा आज हमारे लिए क्या बना रही है। ओवर टू यू शाकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम युसरा, एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को भी आज, जैसे आपको पता है कि इतना बड़ा नाम है, क्योंकि होस्ट भी हैं और गुलकार भी हैं, मौसीकार भी हैं और कंपोज भी करते हैं अपनी चीज़ों को, तो आज शहरी हमारे साथ हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स उनके साथ हैं, तो ये एक बड़ी एजाज़ की बात हो जाती है। ऑन स्क्रीन पहली बार हुआ है पहली बार शहरी कुछ भी बोलते रहे ऑन स्क्रीन, आज हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया है कि कुछ भी बोले तो पकड़ हो जाए, यहाँ पे कुछ टेढ़ा वेढ़ा बोला तो हम पूछेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं। वाकई ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अम्मी और अब्बू दोनों किसी शो पे मेरे साथ किसी इंटरव्यू पे आए हैं, और ऐसा अभी तक तो और हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि मतलब आंटी अंकल ने टाइम निकाला हमें देने के लिए। शहरी को तो हम दीगर शो से देखते रहते हैं, लेकिन आज एक ट्विस्ट भी है और आंटी अंकल भी आए हुए हैं, तो फिर बातचीत भी पता है बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं जब पेरेंट्स किसी के साथ होते हैं ना, और स्पेशली जब आपका एक नाम होता है और आपको सब पहचान रहे होते हैं, तो जब पेरेंट्स साथ आए हुए होते हैं तो आप एक अलग सा एक प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हाँ आपके साथ आपको इस तरह से एक रिस्पेक्ट के तौर पे, और बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग होती है। तो लिहाजा आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मज़ा भी आ रहा है। इसी हवाले से आज हमने अपनी जो है रेसिपी भी इसी तरह से सिलेक्ट की थी, क्योंकि ख़ास मेहमान हैं, ख़ास चीज़ें होनी चाहिए। हम यहाँ बना रहे हैं लाहौरी मटन कढ़ाई, और उसके साथ बनाएंगे ऑरेंज ट्रैफल। डेज़लिंग ट्रैफल है क्योंकि विंटर है और विंटर में ऑरेंजेस का सीज़न होता है। थोड़ा सा अंटू के साथ उसको मर्ज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो ये है कि हम यहाँ पे बनाएंगे 2 अदद अंडे लेंगे, उनको बीट कर लेंगे, उसमें वनीला सॉस जाएगा 1 टीस्पून, और उसी के साथ उसको बीट करेंगे, हल्का सा बीट, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना है कि उसमें झाग ना बने, बस उसको मिक्सिंग ऐसे करनी है कि मिक्स अच्छे से हो जाए। और उसी के अंदर हम दूध डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और फिर जो कस्टर्ड पाउडर जो एक्स्ट्रा दूध के साथ हमने थोड़े से दूध के साथ बनाया होगा उसके साथ मिक्स करके उसको रख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, एक पैन में आपने हाफ़ कप पानी में 1 कप चीनी लेनी है, उसको डालना है। थोड़ा सा जब वो पकने लगे, गाढ़ा होने लगे, तो उसमें ये वाला मिक्सचर हम शामिल करेंगे
और खूब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक आपने छोड़ नहीं देना, क्योंकि इसमें अंडे मौजूद हैं तो वो ख़राब ना हो, उसमें गुठलियाँ ना बने। उस वक्त तक चमचा चलाते रहिएगा जब तक वो अच्छे से उसकी जो एक गाढ़ापन है और उसकी जो महक है और सारा कुछ ना आने लगे। उसके बाद आपने उसको रख देना है और उसके बाद हम इसको डिश में जब निकाल रहे होंगे, आपने सबसे पहले केक की सेटिंग करनी है, उसके ऊपर ऑरेंज जूस डालना है और उसके बाद ये कस्टर्ड डालेंगे और उसके ऊपर बहुत सारा सा हम जो है ऑरेंजेस वगैरह जो है सारे डाल के उसके बाद क्रीम की हम टॉपिंग करेंगे और फिर उसके ऊपर ही हम ऑरेंज से इसकी डेकोरेशन करेंगे। साथ मटन कढ़ाई की तरफ आते हैं। जो लाहौरी मटन कढ़ाई है, आपने एक पैन में हाफ़ कप पानी लेना है या 1 कप पानी के साथ हल्दी उसमें डालनी है ½ टीस्पून और उसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टीस्पून भर कर लेना है, वो डाल लेना है, मिक्स करना है। उसी में हमने मटन डालना है। जब थोड़ा हल्के से मटन गलने की फॉर्म में आएगा तो हम सारे मसाले डालेंगे। रेड चिली पाउडर हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हम डाल चुके होंगे और गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून। लेकिन इन सब के साथ मिक्स करके हरी मिर्चों का इसमें एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट है और अदरक हम लेंगे चॉप्ड की हुई, वो भी इसके अंदर डालेंगे। जब भूनता जाएगा मसाला, आखिर में हमने लेमन और हरी मिर्चों और हरा धनिया के साथ इसको भूनना है और उसके बाद सबसे लास्ट में हम डेकोरेट भी इन्हीं चीज़ों के साथ करेंगे। ओवर टू यू युसरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हमारी गपशप तो चलती रहेगी और आते जाते रहेंगे आपकी तरफ। अच्छा जी, आपको आंटी खाने में वैसे क्या सबसे अच्छा, आपको क्या लगता है, आप क्या बना लेती हैं? मैं सबसे अच्छा जो है कीमा बना लेती। कीमा बना लेती हैं? खुश कीमा और जो होता है ना। हाँ, और आप दोनों को क्या पसंद है वैसे खाने में, क्या फरमाइशें होती हैं? अम्मी के हाथ का तो कीमा ही हमारा सबका कीमा फेवरेट है और वैसे तो खाने में सब कुछ खा लेते हैं, कोई ख़ास फरमाइश तो ऐसी होती नहीं है, लेकिन जो अच्छा हो वक्त पे मिल जाए वो तो आपका भी यही है, वक्त सब पे जो कुछ मिल खा जाए लेते, वो वक्त पे खाना चाहिए। वक्त पे जो टाइम पे मिल जाए। और अगर कभी टाइम पे खाना ना मिले तो क्या होता है? क्या तो होता है? वो उधर पूछिए फिर। ये मुझे लगता है अंकल गुस्सा करते होंगे, खाना किधर है? नहीं तो टाइम पे बना लेती हूँ मैं, और इमरजेंसी में जल्दी भी, मैं तेज़ बहुत करती हूँ काम। क्या बात है, हाँ ऐसी होना चाहिए। उसी के साथ हमारे पास एक कॉल, देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इस्रा। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, साइस्ता जी। क्या हाल है आपके, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। शारी भाई को देख के बहुत खुशी हो रही है और फर्स्ट टाइम उनके पेरेंट्स से मिलने का मौका मिल रहा है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी शेरी भाई से? शेरी भाई से पूछना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे शोज कर रहे होते हैं, हम लोग उनके सिंगिंग के बहुत ही ज़्यादा फैन हैं और उनके जो चैनल पे शो आता है उसमें जाने का तरीका क्या है, कोई तरीका शिरकत करने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं प्लीज। ठीक है, बिल्कुल पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी बताएं भाई। जहाँ जाए वहाँ यही सवाल है कि शो पे आए कैसे हम, और ट्रांसमिशन में अक्सर लोग कहते हैं, रमजान ट्रांसमिशन में भी और गेम शोज वगैरह में भी। हाँ, आज तो राज खुलने हैं, सारे राज खुलने हैं। मैं क्या बताऊँ कि क्या लाजवाब हो जाता हूँ इस सवाल पे। वो तरीक़ेकार जो होता है वो स्क्रीन पे नीचे चल रहा होता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, उसी को फॉलो कीजिए। थैंक यू। वैसे वाकई यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में, कोई मतलब आपने पर्ची वर्ची लगा ली, कुछ कर लिया, नहीं होता। अगर आपका टैलेंट होता है ना तो आप दुनिया में फिर सक्सेस पे सक्सेस पा रहे होते हैं। और अगर टैलेंट आपके अंदर नहीं हो तो कुछ भी कर लें, जितने भी आप रगड़े खा लें, नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े आप सिंगर्स को देखें जो जनरली, यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा ओपन होकर बात करूँ तो कुछ स्कैंडल्स बनते हैं, वो आप देखते हैं कि वो इनिशियली उनको बड़ा फेम मिलता है, फिर उसके बाद बिल्कुल ठप होकर गिर जाते हैं। टैलेंट की ही तो कमी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं होते, कहाँ से शुरू करते हैं और फिर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, और अल्लाह ताला फिर उनको नवाजता भी ऐसी। तो टैलेंट होता है तो आप हर जगह पहुँच जाते हैं, मेरा तो यही मानना है। इसमें युसरा, आपने जो एक बात की कि अल्लाह ताला जब नवाजता है, अल्लाह ताला ने टैलेंट तो आपको अता किया, आपको नवाजा, फिर रास्ते भी वही बनाता है, वसीले भी वही बनाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में और कराची में और पंजाब साइड पे, ऐसे ऐसे गाने वाले, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे ऐसी आवाज़, 8 साल की ऐसी चीज़ें कह जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार हम 25 साल से म्यूज़िक कर रहे हैं भाई साहब, हम नहीं कह सकते। वो एक अता होती है रब की, कि वो नेचुरली वो कह रहा है, उसने शायद सीखा भी नहीं है, उसके अंदर कहाँ से वो आगे अता है, बस रब की। और उसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि
वो वसीले जो बनते हैं ना जी, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूं कि वो बेचारे उनको कोई जानता नहीं है, मतलब मीडिया के हवाले से जब तक मीडिया पे आपका फेस नहीं रिकग्नाइज होता, तो इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उन लोगों को जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ के, उन्होंने मुझे हर कदम पे सीख दी, सपोर्ट किया, चीज़ें हुई। और जाहिर सी बात है, एक नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उनका मेरी शख्सियत में और मेरी कैरियर में बहुत बड़ा अमल दखल है, जो सारी दुनिया जानती है, किसी से वो कोई बात छुपी भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम अब ज़रा रिवाइंड करें, थोड़ा बचपन की तरफ जाएं, तो बचपन में क्या क्या शरारतें होती थी जो शेरी करते थे, जो आप लोगों को याद हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी इस तरह की पर्सनैलिटी बचपन में बड़े शरारती होते होंगे, डिफिकल्ट टू हैंडल होते होंगे, जिद्दी। बचपन निकलता नहीं है। इवन आई एम सिटिंग हियर एट 72, यू कैन नॉट टेक आउट द चाइल्डहुड फ्रॉम मी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। तो आप क्या करते थे बचपन में अंकल? झकी मारते रहे, बस बच्चों को पढ़ाते रहे। अंकल तो बस ये है कि सुबह गए तो रात को आए, सारी तरबियत जो है ना वो मेरी थी। बिल्कुल, मैं देखती थी, होती है। पढ़ाने वाले अंकल ही हैं जो बात है, लेकिन देखने करना सब। मारते थे? कोई मारने के टेक्निक नहीं, इन्होंने कभी जालिम वाले अब्बू ने कभी नहीं। जैसे कुछ कारी साहब होते हैं ना, वो बताती है मेरी मामा पेंसिल। मैंने बहुत मारा, अम्मी ने बहुत मारा बचपन में। हाँ, इन्होंने बिल्कुल कभी नहीं मारा। अब्बू ने कभी नहीं मारा। अच्छा, डांटा पढ़ तक लेता हूँ, अरबी नहीं पढ़ सकता, ये कारियों का करम है, क्योंकि वो बैत होती थी उनके पास और उससे सर पे सुड़ाई होती थी। मैंने कहा भाई अंग्रेजी पढ़ लूंगा, बस बाकी ठीक है। और आपका कोई ऐसी कि कभी बहुत जोर से मार दिया, कभी कुछ ऐसे होता था या नहीं? ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं, मतलब क्योंकि कुछ माएँ होती हैं वो, जैसा मेरी भी अम्मी कभी नानी से बात कर रहे हैं तो वो कहती हैं हमें तो आप ऐसे डांट देती थी, हमें तो आप ऐसे मार देती थी, ये अपने नवासे नवासियों को कुछ नहीं कहती, वो कुछ भी करते हैं। पोता पोती नवासा नवासी को कुछ नहीं, ये होता है, ये वाकई होता है। हमारी लगनी थी, वो लग गई। असल में चक्कर ये भी था ना कि जब हम छोटे थे ना, तो अब्बू मेरे सऊदीया में जॉब करते थे, तो 8-10 साल बाहर रहे, तो अम्मी को ज़रा सख्त होना इसलिए भी ज़रूरी था कि बच्चा उस उम्र में कहीं इधर उधर किसी गलत फेल में ना शामिल हो जाए, तो इनका इसलिए ज़रा स्ट्रिक्ट होना। भाई बाप ये कहेगा मैं कमाने गया हूँ तो तुमने क्या किया मेरे बच्चों के साथ? जबान ज़्यादा सख्त नहीं थी, हाथ ज़्यादा सख्त था, बेसिकली पठान। हाँ भाई, कहीं तो कॉम्पेंसेट करना पड़ता है ना। अब देखिए ना, अगर मैं नहीं कंट्रोल में करती तो कल को यही बोलते हैं कि तुमने क्या बना दिया मेरे बच्चे को। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हैं घर में? 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर 2 बहनें और फिर 2 छोटे भाई हैं। सही, तो सबसे बड़े आप हैं, तो इसका मतलब है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती थी कि अब्बू नहीं है तो बाकी सबको भी देखें। बड़ा भाई ना, उसका रोब होता है, अभी लेकिन मुझे लगता है उल्टा होता होगा, सबसे ज्यादा शरारती ही होते अभी तक उसमें इतना बड़ापन है माशाल्लाह के बहन भाइयों पे और सब पे ऐसे रहता है जैसे बाप, अल्लाह रखे इनके वालिद साहब को। लेकिन ये है कि ये बहुत करता है बहन भाई, छोटे बहन भाइयों के साथ। हमने अपनी सीट छोड़ दी, मैंने कहा जानशीन आ गए, आप रिटायर कर लिया आपने। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ऐसा नहीं है, बस ये है कि बहन भाइयों के साथ असल में हमारा बड़ा शुक्र है कि मेरे बहन भाई भी ऐसे हैं इस दौर में कि हम लोग सब ज्वाइंट रहते हैं और माशाल्लाह वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं बड़े भाई की, जिस तरह करनी चाहिए, जो एक है अदब। बहुत दोनों मेरे बहन भाई चारों बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं कि अगर भाई ने कुछ कह दिया है तो बस भाई को ये पसंद है, भाई को ये ना पसंद है, भाई के सामने ये नहीं होना चाहिए, वो खुद ही रिस्पेक्ट से, कोई उसमें मतलब कोई शोर या कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। मोहब्बत होती है ना एक रिलेशंस में। ये घर में दूसरे भाई हैं। अच्छा, आप लोगों को सबसे ज्यादा तंग फिर कौन सा बच्चा करता था? कुछ कह नहीं रहे, इनकी खामोशी का मैं क्या समझूं? मैं ही हूं ना, तो लाडला ही करता है ना सबसे ज्यादा। और किसी बच्चे ने कोई बचपन की जिद, क्यों जैसे आपने बताया जिद्दियाँ, कोई बचपन की जिद याद है? जैसे मेरी बहन अभी तक मुझे याद है उसकी 1-2 चीज़ें कि कुछ उसको चाहिए, कोई टॉय चाहिए, नहीं मिलता ना, वो ज़मीन पे लेट जाती थी और चीखें मार मार के रोती थी, और हम अभी तक उसको याद दिलाते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करती थी। वो तो कुछ ऐसा याद है? मेरा तो ऐसा कुछ शायद पता नहीं अम्मी को याद हो, मेरे बच्चे का है, वो करता है इनके साथ। तो मेरा बेटा जो दादा दादी के साथ तो भाई हक बनता है, दादी के साथ तो बस वो बहुत होता है, तो हम भी करते हैं। तो क्या, अच्छा आपके बेटे का नाम? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। तो भाई मोहम्मद रजा की क्या क्या जिद्दें होती हैं, क्या क्या फरमाइशें होती हैं कि भाई जब मैं दादी के घर हूँ मुझे ये चाहिए? वो दादी से ही कहता है, वो बात जो उसकी फरमाइशें होती बाप को भी नहीं बोलता, दादा को भी नहीं बोलता, सारी फरमाइशें मैं ही पूरी करती हूँ। चलें आप मेरे साथ हैदरी चलें, चेस चलें,
वहाँ जाएगा ये लूंगा वो लूंगा, बस उसकी ये समझदार बच्चा है, उसको पता है पैसे कहाँ होते हैं, बटवा किसके पास। क्या बात है। अच्छा, आप वैसे स्ट्रिक्ट फादर हैं या नहीं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ता है, पता है बच्चे को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मैं मेरे जो और भांजा भांजी भतीजा भतीजी, मैंने कहा जॉइंट फैमिली है, सब मेरे साथ ऐसे करते हैं कि जब हम फाइटिंग हो रही है घर में और बच्चे लगे हुए हैं, सारे मुझ पर चढ़े हुए हैं, ये चल रहा है, और मेरी बहन भाई कहते हैं भाई क्या करते हैं आप ये। लेकिन ऐसा है कि मैं जब उनको कहता हूँ ना कि बस, तो एक आंख पे वो सारे भी इसी से ना कभी मतलब उन पे प्रेशर उस तरह मारना मोड़ना, ये तो मतलब दोस्तों की तरह भी है, दोस्तों की तरह भी, लेकिन अपना एक जो एक मारा नहीं है कभी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे मामू को खुद को ना म्यूजिक से बड़ा लगाव है, तो जब हम छोटे होते थे तो वो हम सबको ना सिखा रहे होते थे, मेरे डिफरेंट गानों पे ना थोड़े बहुत सुर वगैरह सिखा रहे होते थे। आप ऐसे करते हैं? आपसे पूछेंगे सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेरी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। उसी के साथ हम मोहम्मद रज़ा की बात कर रहे थे, तो और जनरली भी बच्चों की आपके घर में, तो क्या आप कभी उनको सिखा रहे होते हैं थोड़े राग शाग पकड़ना? अभी तो नहीं, अभी तो वो अपनी स्टडी में है, लेकिन कुछ उसके अंदर हल्का सा टैलेंट है, क्योंकि उसने अभी एक दो कमर्शियल्स में गाया जहाँ पे बच्चों की वॉइस की ज़रूरत होती है, तो मैं उसको स्टूडियो में ही ले गया था। तो अच्छा बच्चा देख रहा होता है छोटेपन से कि बाप स्टूडियो में इधर उधर, तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। तो उसने अभी 2 जिंगल्स गाए, क्या बात और जिसमें एक वो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस तरह की कोई एक पोएम उसने गाई, और एक ऐसे ही उसने मेरे साथ एक नात की, कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे साथ पढ़ा है उसने। तो उस अभी मैं उसको सिर्फ नेचुरली छोड़ा हुआ है कि जो नेचुरली उसके अंदर आर्ट है, जब थोड़ा बड़ा होगा और मैं देखता हूँ कि अगर उसके अंदर इंटरेस्ट हुआ, इस तरफ आना चाहता है, तो फिर उसकी बाकायदा फिर क्लासेस ट्रेनिंग शुरू होगी। और क्योंकि सीखे बगैर जो है ना वो काम अच्छा होता नहीं है। बिल्कुल, सीखना बड़ा ज़रूरी होता है, किसी भी फील्ड में हो आप, आपका एक उस्ताद होना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आपने ट्रेनिंग अपनी म्यूज़िक की कौन सी उम्र से स्टार्ट की थी, और पहले उस्ताद आपने मतलब किस तरीके से आपने उनको अप्रोच किया था ज़रा, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं आपके उस्ताद की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, तो थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि इनको मैं बोलूँगा क्या ये मुझे ट्रेन करेंगे? असल में जब 90s में मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और आबिदा परवीन साहिबा, ये मेरी इंस्पिरेशन थी, और मोहम्मद रफ़ी साहब, इनको सुन के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती थी। लेकिन बाकायदा शागिर्द होना जो है वो मैं चाहता था जब शऊर आना शुरू हुआ था 2000 में। इत्तेफाक की बात देखें ऐसी है कि लोग खुद ढूंढते हैं कि कोई अच्छा उस्ताद मिले। मेरे उस्ताद ऐसे, मुझे किसी ने आके बताया कि यार वो एक उस्ताद हैं जो बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक जानते हैं, बहुत उनको नॉलेज है, बहुत अच्छे गाते हैं। वो उन्होंने ये बात कही कि अगर ये सिंगर, एक सिंगर है, अगर वो मेरा शागिर्द हो जाए तो मैं दुनिया को वो गाना सुनाऊं जो मैं गाना चाहता था, लेकिन मैं सुना नहीं सका। तो मैंने ये बात सुनी और मैं उनके पास चला गया और मैं शागिर्द हो गया। उन्होंने कहा बेटा पहले देख तो लो कि मैं उस लेवल पे हूँ कि तुम मुझसे शागिर्दी करो। बल्कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली जैसे स्टूडेंट्स टीचर्स के पास जाते हैं, तो उलट हुआ। मैंने कहा नहीं, उनका नाम है उस्ताद नईम खान। तो नईम खान साहब के पास मैं जब गया तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे शागिर्दी करनी है। तो उन्होंने फिर मुझे अपना शागिर्द किया, और क्लासिकल की बेसिक तालीम जो है, ये तो ऐसी चीज़ है कि आप सारी ज़िंदगी, हमने बड़े बड़े उस्तादों को देखा है कि वो चले गए दुनिया से और वो ये कहते गए कि ये समंदर है, हम इसको पूरा कर नहीं सके। ये बहुत बड़ी फील्ड है। उसी के साथ हमारे पास है एक कॉल, देखते हैं हमें किससे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी पेशावर से उमर हयात सावल। जी उमर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी बस शेरी भाई का बड़ा फैन हूँ, इनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, और ख़ास तौर पे रमज़ान में जब हमारे रूह को ये गरमाते हैं तो मैं तो बस ये करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे और अल्लाह ताला खुश रखे, और साथ ही
इनके मेरे आंटी और अंकल आए हैं, इनको देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे और शेरी भाई के इन पर साया कायम रखे। रिसेंटली मेरी मदर की फौतगी हुई है, तो मैं अम्मी को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी वालदा सामने बैठी हुई है। माशाल्लाह, खुश रहो लम्हे जिंदगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मुझे इतनी खुशी हुई तो यकीनन आप लोगों को तो बहुत ही खुशी हुई होगी। बहुत ही खुशी। अल्लाह आपको सलामत रखे उमर हयात साहब, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और आपकी दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुशियाँ अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए ज़िंदगी। बिल्कुल, आमीन सम आमीन। अच्छा, हर राग का एक वक्त होता है, सुबह का राग अलग होता है, रात का राग अलग होता है। कितनी बार आपने घर वालों को अपने रियाज से उठाया है? मेरी मदर भी रियाज करती थी, मुझे याद है सुबह 8 बजे जो वो राग पकड़ती थी ना तो सब उठ जाते थे। आपने म्यूजिक कितनी बातें की हैं, अब आपसे भी सुनना कुछ नहीं नहीं भाई, नहीं बातें मैंने की, मेरे घर वालों का ताल्लुक है, मैं नहीं गा सकती। लेकिन हाँ, ये मुझे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें ज़रा पता है, इसलिए कि वो बैठ जाती थी 8 बजे हारमोनियम लेके सा और जब हम छोटे होते थे तो हम सब मतलब कभी कभार साथ बैठ जाते थे उनके, और मुझे तो याद है मेरा छोटा भाई भी इतना अच्छा सा सारे गामा जो करते हैं ना वो हारमोनियम की वॉइस से मैच करके वो ऐसा कर लेता था। अब तो वो इतना टोन डेफ हो गया है कि उससे गाना कोई नहीं सुन सकता। लेकिन तो आप कैसे उठाते थे? आप सबको रियाज मेरा घर पे नहीं चलता था। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने उस्ताद के पास जाता था तो उनके सामने ही वहीं पर ही रियाज करता था, और वहीं पे एक एकेडमी थी और भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें आप जब कर रहे हैं दूसरे का भी सुन रहे हैं, एक कंपटीशन होता है वहाँ पे सब मिलके हम एक गैदरिंग की तरह, एकेडमी की तरह वहाँ पे रियाज करते थे। तो अभी लेकिन कुछ अरसे से मैं घर पे करने लगा हूँ, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी नहीं होती कि मैं किसी को या तो रात में करना शुरू कर दूँ या सुबह में, तो मैं दिन में या कोई ऐसा टाइम जिसमें बच्चे अपने ट्यूशन में या कहीं उधर हों तो उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, अम्मी अगर कोई ऐसा काम ना हो, कोई इबादत का टाइम ना हो, नमाज का टाइम ना हो, तो ऐसा कोई देख के आधा एक घंटा उसमें कर लेता हूँ। सही सही। और सीखना किसी भी स्टूडेंट के लिए जो म्यूज़िक है कितना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली आजकल आपने देखा है कि डिफरेंट जॉनराज हैं म्यूज़िक के, तो लोग हमेशा कहते हैं कि हमें सीखना नहीं है, हमें तो आता है जिस तरह काम चला ले। लेकिन मुझे लगता है कि जो क्लासिकल सीखे ना वो किसी किस्म का जॉनरा भी कर सकता है। देखें, जो क्लासिकल सीखता है वो कुछ भी गा सकता है, नो डाउट, आप सही कह रही हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की भी जरूरत होती है, सुनना भी पड़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर क्लासिकल गा रहे हैं तो आपको सिर्फ क्लासिकल ही सुनना है, आप सिर्फ बड़े गुलाम अली सुने जा रहे हैं, आप ठीक है, इनको उस्तादों को तो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप वेस्टर्न म्यूजिक भी सुने, आप जैज़ भी सुने, क्लासिकल भी सुने, रॉक भी सुने, पॉप भी सुने, तो उससे आपको अवेयरनेस आती है, फिर आप हर तरह का जॉनरा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो भी म्यूज़िक है, अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो पॉप करते हैं, कुछ बैलेड करना चाहते हैं, तो वो उसकी भी एक क्लासेस हैं, उसकी भी सीख है, उसको भी फॉलो किया जाए। आप उसमें देखें आपका कौन अच्छा टीचर हो सकता है। अगर आप जैज़ म्यूजिक कर रहे हैं तो आप देखें पाकिस्तान में ऐसे म्यूजिशियंस हैं, आमिर ज़की करते थे, जैज़ म्यूजिक करते थे, ब्लूज़ करते थे, इसी तरह और यहाँ पे ऐसे म्यूजिशियंस हैं, एमू भाई हैं फ्यूजन बैंड के, वो जैज़ और बैलेड और बहुत क्लासिक म्यूजिक करते हैं, तो उनको फॉलो करें, उनसे सीखें, उस तरह उस ट्रेंड पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक सीख के ही आप सारी चीज़ें करें। अगर क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल जो है वो ईस्टर्न की बेसिक है, बिल्कुल आप उसमें मजबूत होते हैं ना। अब जैसे मैं अमेरिका गया, तो अब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहां पे मैं वेस्टर्न उनसे अच्छा कैसे सुना सकता हूँ, बिल्कुल, और वो वेस्टर्न से मेरे इम्प्रेस नहीं होंगे, वो मेरे क्लासिकल से, मेरे फोक म्यूजिक से, जो मेरे मुल्क की जो मिट्टी की खुशबू है उससे इम्प्रेस होते हैं वो, कि यार ये क्या आवाज़ है। तो हम वो काम क्यों ना करें जो इंटरनेशनली हमें मुनफरिद कर दे दूसरों से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसी के साथ हमारे पास एक और कॉल है, देखते हैं हमें शो पे किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम एस्टर जैक्सन। आपका नाम मुझे समझ नहीं आया। एस्टर जैक्सन बात कर रही हूँ रोड से। क्या कहना चाहेंगी, कैसी हैं आप? शो देख रही हैं? मैं शेरी भाई की बहुत फैन हूँ, अल्लाह पाक इनको बहुत जिंदगी दे। हाँ जी, हम दोनों मियां बीवी बहुत फैन हैं। बोल में जब ये बैठे होते हैं, गाना गाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे और आमीन अच्छा गाना सुना दें प्लीज। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखते रहिए, गाने सुनते रहिए, दुआएं। और माशाल्लाह इतना सारा आपको प्यार मिल रहा है, मुझे भी इतनी खुशी हो रही है। अच्छा आंटी अंकल, आप बताएं कि पहली बार जब इन्होंने कोई गाना गाए थे, क्योंकि ये जो सिंगिंग वगैरह बचपन से जो है ना होती है आपके अंदर,
तो कैसा लगा था आप लोगों को, किस उम्र में गए थे, क्या वो इंसिडेंट था, कुछ याद होगा? अब बल्कि आपको याद होगा आंटी, क्योंकि अंकल तो गए हुए थे ना सऊदी अरब आपको याद होगा। हाँ जी, इसने मेरे ख्याल में 18 या 20 साल का होगा जब इसने पहली दफ़ा गया है ना। हाँ। 18 साल या 20 साल का था। मुझे तो बहुत खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई। मैं ना अपनी समझें कि इसको बता रही हूँ, बहन को बता रही हूँ, तो फलाना को बता रही हूँ मेरा बेटा टीवी में आ रहा है, मेरा बेटा टीवी में आ रहा है, और बहुत अच्छा लगा मुझे, इस पर कोई शक नहीं। आज बताकर आई हैं? आज बताकर आई हैं? आज कहेंगे मैं टीवी पे आ रही हूँ भाई, मेरा बेटा आए ना आए, मैं आ रही हूँ आज टीवी पे। मेरी खाला है कोयटा में होती है, तो वो अक्सर अम्मी से कहती हैं कि शहरी का कोई भी प्रोग्राम आया करे ना तो मुझे बता। अब जो रूटीन का चल रहा है जैसे सैटरडे संडे अगर मैं कहीं आ रहा हूँ और वो पता है वो तो वो खुद देखती है, लेकिन अब जैसे ये इंटरव्यू लाइनअप हो गया या कहीं और जैसे किसी चैनल पे किसी और टाइमिंग पे आ रहा हूँ, तो वो फिर अम्मी से बोलती हैं कि मुझे जरूर बताना कि शहरी कहाँ है। मेरी सारी खालाएं मामू मेरे बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं और बड़ा मैं सबका लाडला हूँ, अपनी नानी का बड़ा लाडला था, अपनी दादी का, सबका मैं बड़ा लाडला बच्चा हूँ घर का। तो ये टीवी में आता है तो खालाएं सदके कुर्बान होती रहती हैं, प्यार करती रहती हैं। नहीं, मेरी ये दुआ है कि आप सब में एज ए फैमिली प्यार ऐसे ही रहे और इसी तरीके से आपके सारे बच्चे जो सक्सेसफुल हैं उनके सक्सेसेस पे आगे और आगे अब अपने पोता पोती नवासे नवासी के सक्सेसेस पे आप लोग नाज करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने का, हमारे शो पर आने का, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसी के साथ शहरी आपको तो यहाँ पर रहना है, लेकिन आंटी अंकल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग शो पर आए। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं कि शहरी हमें किससे मिलवा रहे हैं, क्योंकि आज हम आपको लोगों से नहीं, आज शहरी हमें किसी और से मिलवा रहे हैं, तो देखते हैं किससे मिलवा रहे हैं। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। भाई अब बड़े मज़ेदार किस्म का शो होने वाला है। ऑब्वियसली शहरी हमारे पास आए तो हम ऐसे तो उनको गाए बगैर भेजेंगे नहीं। जिस तरह जब मेहमान आते तो कहते हैं ना हमारे घर से खाए पिए बगैर नहीं जाओगे, तो खाना पिलाने का तो इंतज़ाम उनका शाकरा करिए, लेकिन अगर आए हैं हमारे सेट पे तो गाए बगैर तो हम ऐसे नहीं भेजेंगे, ना इंसाफ़ी है। तो आपको हमें अभी बिल्कुल यूटिलाइज़ करना है, प्रॉपर गाने वाने सुनने हैं आपसे। और जी शहरी के साथ हैं अमजद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आपका निक जो है ना ये अप्पी है। अप्पी क्यों? अप्पी क्यों है ये आपका? वो घर से निकलता है ना एक नाम, फिर वो निकलते निकलते फिर दोस्तों में आ जाता है। हाँ। तो इस तरह फील्ड में आ गया, फिर वो इस तरह चल पड़ा ना। बिल्कुल। अच्छा, इनसे आपकी शहरी से दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुई? शोज़ में हुई। शोज़ में तो हुई, लेकिन फिर भी ऐसे आपने सोचा मैं बात कर लूँ, फ्रेंडली लग रहे हैं, या ज़्यादातर ये होते हैं जो सिंगर्स होते हैं ना वो फिर उनसे ज़रा झिझक हो रही होती है उस वक्त बात करने में कि ऐसा ना हो ये कुछ कह दें। शहरी असल में माशाल्लाह शुरू से अच्छा गाता है। हाँ, माशाल्लाह से फ्रेंडली और ये अच्छा गाता था, इसका टोन अलग था। तो जब इसने मेरे साथ परफॉर्म किया तो बस वो फिर हमारे एक मतलब ज़रा हमने एक शो किया, हाँ एक के बाद 2 किया, 3 4 5 6 इस तरह करते करते फिर हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई। तो माशाल्लाह 25-26 साल हो गए आज हम माशाल्लाह दोस्त हैं। माशाल्लाह 25-26 साल, 27 साल तकरीबन हमारी दोस्ती को हो गया। और पता नहीं दुनिया में हम लोगों ने बहुत सारे टूर किए हैं। अभी हम लोग अमेरिका भी हम दोनों साथ गए थे टूर पे। अरे हाँ, ये अमेरिका के बारे में तो ज़रा बताएं कि कैसा रहा, किस काम के सिलसिले में गए थे? आप म्यूजिक वीडियो शूट करने गए थे? म्यूजिक, आपकी एक म्यूजिक वीडियो भी तो अमेरिका में शूट हुई है एक गाने। हाँ जी जी, असल में हम गए थे म्यूजिकल शोज़ के लिए, वहाँ पे कुछ शोज़ थे और इसी तरह के सूफ़ी प्रोग्राम्स थे। और कुछ क्योंकि अगस्त में गए थे हम, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी अमेरिका में होते हैं वो वहाँ पे आज़ादी पाकिस्तान की जो है उस तरह के शोज़ इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत तादाद में लोग आते हैं। तो वो पाकिस्तानी डे के हवाले से भी हमने शोज़ किए वहाँ पे और बहुत ही अच्छा रहा। और तो जब हम गए थे तो मैंने कहा यार अब आए तो एक वीडियो भी शूट कर लें, तो एक वीडियो भी वहाँ शूट किया। और मज़े की बात अमजद अली जो अप्पी हैं ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, सब जानते ही हैं कि कीबोर्डिस्ट हैं बहुत अच्छे और सिंगर भी बड़ा अच्छा है। लेकिन पहली बार जो मेरा वीडियो शूट हुआ है उसमें एज ए डीओपी अप्पी ने मेरा शूट किया, क्योंकि मैं कैमरा यहाँ से ले गया था और कोई डीओपी नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था। तो अली ने जो है वहाँ पे सारा मेरा वीडियो शूट किया है। टैलेंटेड, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और मैं तो डर रहा था मैंने शहरी में किस तरह करूंगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो बस नहीं, लेकिन ये ना क्रिएटिविटी जब आपके अंदर हो ना तो बंदा निकाल ही लेता है। जुगाड़ू होते हैं ना सारे क्रिएटिव लोग, जुगाड़ू जरूर होते हैं। और शहरी को माशाल्लाह अमेरिका में वहाँ की ऑडियंस ने, वहाँ के लोगों ने, अपने पाकिस्तानियों ने इतना पसंद किया है कि बस
बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा जी जी से सोची थी मैं पूछूं शहरी से कि पूछें। आपने जो है आप इतना माशाल्लाह से हर उस पे सिंगिंग कर रहे हैं और हर तरह का आप गा रहे हैं कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा यानी सूफियाना कलाम में आता है या इस तरह के जो गाने हम लोगों के सबसे ज़्यादा पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद। जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, थैंक यू शाकरा। असल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो मैं गाने ही गाता था। सबसे पहले तो मैं नात पढ़ता था, फिर मिली नगमे, फिर गाने गाता था। लेकिन 2010 में मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें सूफ़ी और रॉक म्यूज़िक का उसमें एलिमेंट था। तो उसमें जब मैंने परफॉर्म किया और जो हमारी लेजेंड हैं नबीला, मैं तो उनको भाभी कहता हूँ, नबीला भाभी, उन्होंने जो मेरा गेटअप किया और जब मैं उस कलाम के साथ अटैच हुआ, फिर वो जो फ्यूजन म्यूज़िक था उसमें, तो मुझे पता चला कि वहाँ से मुझे अवेयरनेस हुई कि यार नहीं, मुझे सूफ़ी करना चाहिए, क्योंकि उसका जो फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला। और फिर वहाँ से मैं सूफ़ी कलामों की तरफ आया। बिल्कुल। और फिर जब डॉक्टर साहब के साथ आया, वहाँ पे नातें पढ़ना शुरू की, तो मुझे लगा कि यार मेरी आवाज़ अल्लाह पाक ने इस स्ट्रक्चर को बनाया ही उसके ज़िक्र के लिए, उसके महबूब के ज़िक्र के लिए, उसकी आल के ज़िक्र के लिए, उसके असहाब के ज़िक्र के लिए और उनके बुजुर्गान दीन के ज़िक्र के लिए और उनके लिखे हुए कलाम के ज़िक्र के लिए, उसके लिए मुझे अल्लाह ने बनाया। तो मैं अब गाने भी गा लेता हूँ, कहीं आपकी जॉब का एक हिस्सा होता है, वो करना पड़ता है आपको। लेकिन जो आपने सवाल किया कि अंदर से दिल जो है ना, कनेक्शन जो है वो इन कलामों के साथ ही होती है। जब ये कलाम पढ़ता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, फिर मैं एक रंग आ जाता है उसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसी के साथ आप बताएं कि आज अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, एक कलाम है बड़ा खूबसूरत, नियाज़ी साहब का, वो लिखा हुआ है और बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और वो मुझे कुछ दिनों से बड़ा लड़ा हुआ है, तो वो एक कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा आपके सामने परफॉर्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लजपाला लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। वो कहता है कि शायर कहता है कि मैं अगर किसी पीर के साथ बैत हो जाऊं, किसी के साथ जुड़ जाऊं, तो मेरी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो कहता है कि मैं लजपाला लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, दुआवारल करो सईयो मेरा मुर्शिद न रुस जावे, दुआवारल करो सईयो मेरा मुर्शिद न रुस जावे, जिना दे मुर्शिद रुस जांदे ओ जिउंदे जी मरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। अच्छा, आप जब कलाम कोई पढ़ भी रहे होते हैं तो खो जाते हैं उसके अंदर, खुद भी खो जाते हैं, और ये मुझे लगता है यही खासियत है कि आपकी आवाज़ पे दूसरों की दिल को छूती है। वैसे ये मेरे रब की सारी अता है और इनके जिक्र के तो फैल है, जो भी है अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है। और अल्फाजों का ना जानना बड़ा ज़रूरी है जी। अब जैसे मैं पंजाबी हमारे मुल्क कलाम है उसको समझना, हमारे मुल्क की एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान है पंजाबी, और लेकिन पंजाबी में बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ। और मैं क्योंकि उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हूँ, तो उर्दू कलाम तो गाता था, पंजाबी उसको सीखना पड़ती है। अब जैसे कुछ कलाम है, अगर आपको उसके वर्ड्स के मायने ना पता हो तो आपके उसके कनेक्शन नहीं होती, फिर आपकी उन अल्फाजों के साथ जब तक कनेक्शन नहीं होगा, आपको मीनिंग्स नहीं पता होंगी, तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ जो पंजाबी बोलते हैं, उनसे पूछता हूँ यार ये लफ्ज़ इसके मायने क्या है। अच्छा, मायने तो ये है, इसको बोलना कैसे। अब पंजाबी में घर नहीं कहना, कार कहना है, कार कहना है, कार। वो सारी चीज़ें वो दोस्त बताते हैं आपको। तो मेरे दोस्तों का एक हल्का जो है ना, जैसे अली है, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है, और उनकी वजह से ही शायरी है जो भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे दोस्त जो आपको बिल्ड अप करने के लिए, बिल्कुल सबको दें, बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ दोबारा बोलिए।
आपको और कौन से जॉनराज हैं जो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो आपको मतलब शायद आपको लगता हो कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट आपने किए या करना चाहते हैं? जी मैंने किया, मैंने रॉक म्यूजिक किया। रॉक म्यूजिक? जी, जब मैं तो वो बिल्कुल आप चीखे वीखे मार सकते हैं। बिल्कुल मैंने किया। और उसके किसी उमर जसवाल की तरह। उमर जसवाल नॉट रॉक सिंगर, अली अजमत हैं रॉक सिंगर, तंजीर डार एक हमारे सिंगर होते थे, कारवा बैंड आ गए हाँ। तो वो उस तरह की चीजें, आवाज निकालना ना बिल्कुल गले के, वो एक अलग, हाँ उसमें एक एटीट्यूड होता है, एक अलग म्यूजिक है, अलग जॉनर है। तो मैंने किया, एक दोस्त के साथ बैंड बनाया था 2001 में रमल के नाम से। तो उसमें कुछ गाने रिलीज हुए थे। तो हमारे जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे रॉक गिटारिस्ट हैं फराज अनवर, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि यार ये कौन सिंगर है। तो उसने कहा कि भाई ये क्लासिकल फोक सिंगर है, लेकिन ये देखो ये रॉक भी गा रहा है। रॉक किया, बैलेट भी किया, बैलेट पे भी मैंने किया, और फोक तो है ही स्पेशलिटी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस तरह के और म्यूजिक में भी कोशिश करता रहता है आदमी। गज़ल मैंने गाई, हाँ। गज़ल भी कोशिश करता हूँ कि गज़ल गाऊँ। तो अच्छा, कोई ऐसा गाना जो जिससे आपकी कोई यादें जुड़ी हो या जो दिल के करीब हो, शायद कभी आपने किसी फर्स्ट शो में या किसी अपने शो में परफॉर्म किया हो, जो कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, वो हमें गा के सुनाया, फिर बताएं भी कि उसकी सिग्निफिकेंस क्यों आपके करीब। ठीक है जी शब सस्पेंडेड। इश्क ते आतिश तू ही बराबर, इश्क ते आतिश तू ही बराबर, इश्क ते आतिश तू ही बराबर, अते इश्क दा ताहुत केरा, आतिश साड़े कख ते कनेरा, अते इश्क साड़े दिल जेरा होला। आतिश नू पानी बुझावे, आतिश नू पानी बुझावे, ते दसो इश्क दा दारू केरा, आखे गुलाम फरीदा, आखे पीर फरीदा, उते कुछ नहीं बचदा, और जिथे इश्क ने ला लियो डेरा, ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया कर कैया थैया, छेतियों भी तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया, छेती बौनी वे तबीबा, हुण ते मैं मर गईया। इस इश्क दे जंगी विच मोर बुलैंदा, इस इश्क दे जंगी विच मोर बुलैंदा, सानू किबला ते काबा सोहना यार दिसैंदा, सानू किबला ते काबा सोहना यार दिसैंदा, सानू घायल करके, सानू घायल करके, ओ सानू घायल करके फिर खबर न लिया, छेतियों वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया, छेती पौनी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। अमेजिंग अमेजिंग। पहले मैं सोची थी आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, लेकिन मुझे यही रिक्वेस्ट करना था, यही वाला कलाम मुझे इतना पसंद है, और माशाल्लाह से इतना अच्छा गाया, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। शाकरा भी ऐसी खड़ी हुई दे सुन रही है बस। बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ में एक जो दर्द है ना, और वो वाकई सूफियाना कलाम जितने भी ये गा रहे होते हैं ना, इनको वाकई गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरीके से हमें इतना अच्छा लगता है, बल्कि मैंने जब भी आपका कुछ भी सुना है, मैंने हमेशा किसी टीवी शो पे सुना है, और आज यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको बता रही हूँ, बैठ के, खड़ी नहीं बैठी हूँ, बैठ के फीलिंग ही बिल्कुल अलग है। जी, टीवी पे सुनना असल में कुछ और होता है, लेकिन जब आप लाइव सुनते हैं ना, तो उसका एक इम्पैक्ट, उसका एक रंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है बिल्कुल। तो आपके साथ जरा जल्दी से एक रैपिड फायर कर लें, फिर पूछूं कुछ सवाल आपसे, जल्दी जल्दी आपको उनके देने होंगे मुझे जवाब। जी जी।
सिंगिंग लाइव या रिकॉर्डेड? मुझे जो आपने अभी लाइव बोला ना, इससे मुझे याद है कि रैपिड फायर भी तो मैंने तैयार किया था। सिंगिंग लाइव या रिकॉर्डेड? दोनों। दोनों जी। आपको क्या लगता है बेहतर किसमें, लाइव या रिकॉर्डेड? दोनों की अपनी एक स्पेशलिटी है। देखें, रिकॉर्डिंग्स में भी ज़रूरी होता है, आपको प्लेबैक करना है फिल्म के लिए, ओएसटीज़ के लिए, तो उसको भी आपको एक्सपीरियंस, वो एक अलग चीज़ है, और स्टेज लाइव ये एक अलग। दोनों में आदमी, हमारे यहाँ सिंगर्स ऐसे बहुत कम हैं जो दोनों को अच्छा बखूबी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में मज़ा आता है मुझे। कॉन्सर्ट ज़्यादा पसंद है या छोटे छोटे जो गिग्स होते हैं जहाँ पे लोग खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपना अपना टैलेंट लाके एक साथ जमा हो जाते हैं? कॉन्सर्ट्स का एक अपना मजा है, वहाँ की बड़ा डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं आप लोग, सब देख रहे हैं? नहीं, हर चीज़ दोनों हो रहा है। कॉन्सर्ट का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ की सिलेक्शन अलग है, वहाँ की परफॉर्मेंस अलग है, लेकिन आप रूम में किसी के साथ, एक छोटे से रूम में 10-12 लोग बैठे हैं, वहाँ सुना रहे हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस अलग है, वहाँ की सिलेक्शन अलग है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अपने सवाल जो है ना वो थोड़े से आप मुझे सख्त बनाने पड़ेंगे, जितना आप डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं, तो मैं ब्रेक में ये काम करूंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेरी के साथ खेलेंगे रैपिड फायर। सो गो टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और शेरी हैज़ बिन वेरी काइंड। मैंने शेरी से कहा कि आप इजाज़त देते हैं कि मैं सारे जो कॉलर्स हैं या आपके चाहने वाले हैं उनसे कहूँ कि कोई गाना रिक्वेस्ट करने, तो बिल्कुल उन्होंने कहा हाँ श्योर। तो कोई भी आपकी किसी भी किस्म की गाने की रिक्वेस्ट है तो भाई आज मौका है, आज शेरी हमारे साथ हैं, अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो बताएं और इंशाल्लाह शेरी वो फिर गा के सुनाएंगे। हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। ज़बरदस्ती हम सब की जो है ना मॉर्निंग हो जाएगी, आफ्टरनून की तरफ जा रहे हैं। ज़बरदस्ती मॉर्निंग का आगाज़ होगा, फिर लंच का, आफ्टरनून का आगाज़ होगा, तो कितना अच्छा होगा शेरी की आवाज़ के साथ। अच्छा भाई, आप ये रैपिड फायर में तो आप बहुत अच्छे हैं। अब मुझे डर लग रहा है आपसे कुछ पूछना, कुछ जीत जाएंगे आप। कॉल ले लें? नहीं, मैं आपको जितवा दूंगा, आप चलेंगे करें। नहीं क्या बात है, सो काइंड। इसीलिए तो आपके घर वाले कहते हैं बहुत अच्छे बड़े भाई हैं। देखिए सबको लेके साथ अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बोल बहुत अच्छा रही हैं। अभी हम दोनों, मैं और अली ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप अच्छा बोल रही हैं। थैंक यू सो मच। उसी के साथ हमारे पास एक कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। युसरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैं आपका शो देखता हूँ, यकीन करें बहुत मजा आता है और उसी तरह आज भी बहुत मजा आ रहा है। बस मैं शेरी से एक फरमाइश करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शो पसंद करने का। शेरी आपके सामने बात करें, फरमाइश करें। जी, और शेरी भाई क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, बहुत शुक्रिया। आप बताइए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेरी भाई मैं आपसे भर दो झोली सुनना चाहूंगा, अगर आप सुना दें तो। ओह बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, क्या बात कर दी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल भाई। और लंबा वाला सुनाना है, मैं रेडी हूँ। अभी मैं इस वक्त मेरी पोजीशन असल में थोड़ी डिफरेंट हो गई, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस वक्त बैठा हुआ सोच रहा था कि आपने जब कहा कि फरमाइश ले लूं, तो मेरे दिल में एक बात आई कि भर दो झोली की फरमाइश आने वाली है। हाँ। और मेरे आका ने वहां से मेरी आवाज सुन ली। वाह वाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का, उन नवासों का, किन नवासों का पैदा हुए तो हक से शरीयत मिली उन्हें, जब हो गए जवां तो इमामत मिली उन्हें, मादर से खुल्द बाप से ताकत मिली उन्हें, बाप से ताकत मिली उन्हें, और नाना से सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली उन्हें, नाना से सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली उन्हें, सरदार है जन्नत के बशारत मिली उन्हें, सरदार है जन्नत के बशारत मिली उन्हें, अल्लाह की कुर्बत में शहादत मिली उन्हें,
उन नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली, और जिंदगी बख्श दी बंदगी को। आबरू दीन हक की बचा ली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को। आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है। कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शब्बीर की है ज़ात। मैदान करबला में शाह खुशकसाल ने, मैदान करबला में शाह खुशकसाल ने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। मैं खुद इस वक्त अजीब हो गया था। उसकी वजह ये थी कि मैं सोच रहा हूँ कि ये फरमाइश आने वाली है और मेरे रब का करम ऐसा हुआ कि वो आ गई, इसलिए मैं, जबकि ये कलाम तो हमारे अंदर बसा हुआ है, फिर भी मैं एक आध जगह भूल गया कि क्या वर्ड्स होते हैं, तो वो क्योंकि रिकत कुछ और, लेकिन इतना खूबसूरती से आपने पढ़ा है इस कलाम को कि सब, मुझे ना यहाँ पे सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे कि सब खो गए थे कहीं, और बस ये कलाम है ही इतना खूबसूरत, और ये पढ़ा ही ऐसा है साबरी ब्रदर्स ने, और उसके बाद फिर अमजद भाई ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन तीनों को, उस्तादों को। आज तक ये हमारे अंदर, हमारे लहू में जैसे ये कलाम बिल्कुल। और जब भी कोई ये कलाम पढ़ता है ना, तो मुझे याद आ जाता है कि किस तरीके से अमजद साबरी इस दुनिया को जो छोड़ के गए थे, कैसे क्या कैफियत थी सबकी, सब शौक में थे, बस वो प्यासा छोड़ गए। बहुत कुछ उन्होंने भी करना था काम, लेकिन अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह उनको जहाँ रखे वो यकीनन अच्छी जगह होंगे, शहीद हैं, शहीद के दर्जे पे। आमीन सुम आमीन। उसी के साथ हमारे पास है एक कॉल, देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं जी आ रही है। मैं अनवर एजाज बोल रहा हूँ कराची से। जी अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुझे शहरी साहब से बात करनी है, ये बहुत प्यारा गाते हैं। बिल्कुल बात करें। ये अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं? भाई मुझे पहचाने, मैं कदीर भाई वाला एजाज बोल रहा हूँ। कौन से वाले एजाज बोल रहे हैं? कदीर भाई वाला, सलीम भाई वाले, न्यू कराची से आपका दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, हम गाते थे। जी जी जी, बताइए बताइए। एजाज किशोर के नाम से मैं भी गाता था। अच्छा 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 अच्छा, पहचान लिया, बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल याद। आपको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि हमारा दोस्त किस मुकाम पे, अल्लाह आपको और इज्जत दे। आमीन आमीन आमीन। कोई अच्छा सा कलाम सुना दें। अच्छा, मैं और मेरी एक दरखास्त है शहरी भाई, आप मुझसे राब्ता जरूर कीजिएगा।
मैं बिल्कुल रब्ता करता हूँ, क्योंकि मैं 8 महीने से बीमार पड़ा हूँ, मैं बिस्तर पे लेटा रहता हूँ। अल्लाह आपको शिफाए कामिल अता फरमाए और आपकी मुश्किलात दूर हों, आसानी अल्लाह पाक अता फरमाए इजाज़ भाई, और इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर रब्ता करता हूँ। बिल्कुल, आप अपना नंबर जो है ना हमारे कंट्रोल रूम में दे दें ताकि हम शहरी तक पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करें, आमीन सुमामीन। बिल्कुल कैसे कुछ ऐसा लगता है सुबह सुबह जब किसी की मुश्किलों के बारे में सोचते तो कि अल्लाह ताला का हम पे कितना करम है कि हमें इस तरह हमें हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी नज़र आ रही होती हैं कि ये हमारे लिए हमारे रब ने आसानी कर दी, ये हमें अता कर दी, ये नेमत दे दी, ऐसी कितनी चीज़ें जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो अल्लाह पाक ने हमें क्या नेमतें और क्या अता की हुई हैं कि जिसका हम शायद उसका शुक्र सारी ज़िंदगी भी करते रहें तो वो उसका शुक्र अदा नहीं होता। मैं एक नात का एक शेर पढ़ता हूँ तो उसमें मैं अक्सर अजीब हो जाता हूँ क्योंकि हम सिर्फ उस एक करम का शुक्र नहीं अदा कर सकते अपने रब का कि उसने हमें उम्मती पैदा किया है। अगर वो हमें कुछ और पैदा कर देता तो क्या होता, हमारे हाथ में तो नहीं था। तो उस रब ने हमें उम्मती पैदा किया है, सबसे बड़ा करम यह है कि हम सरकार की उम्मत है और हमें क्या बिल्कुल बेशक किस चीज़ का शुक्र अदा करें। और यही छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभार कुछ ऐसे भी ज़िंदगी में आपके थोड़े ऐसे फैसले होते हैं जो आपके शायद हक में उस वक्त सही नहीं होते और आप सोच रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ, या जिस तरह आप चाह रहे होते हैं वैसे नहीं होते, और फिर कई साल बाद जब वो चीज़ आपके सामने आती है ना तो आपको होता है कि मेरे रब ने अगर वो उस वक्त नहीं किया था तो और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अक्सर पहले जब इनिशियली स्ट्रगल वाले टाइम में, अभी भी स्ट्रगल है लेकिन उस वक्त ज़रा ज़्यादा स्ट्रगल थी, तो उस वक्त मैं डिसाइड हो जाता था तो मेरे साथ के लोग कहते थे अभी क्या हो गया यार, मेरी आवाज़ अप्रूव नहीं हो रही, जिंगल में गा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ हट कर किसी और सिंगर का नहीं, हमें तो ये नजम शिराज से गवाना है। तो वो इस तरह मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था यार ये क्या है। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ, मेरे जो दोस्त थे मुझे कहते थे तुम्हारी आवाज़ डिफरेंट है, वो फिर डिफरेंट तरीके से तू 50 लोगों में भी गाएगा तो तेरी आवाज़ अलग से पहचान में आएगी, तो इससे वो ना हो। और यकीनन इनकी आवाज़ है ऐसी, अल्लाह का करम है ये, इसमें आप खुद कुछ नहीं, इसमें आपकी कोई क्या कहना चाहिए सलाहियत या एबिलिटी नहीं होती। आवाज़ जो है वो अल्लाह ने अता की है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग मुझे भी या किसी और सिंगर्स को भी कहते हैं यार कितनी बुरी आवाज़ है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्यों? आप ये कहें अच्छा नहीं गाता, शायरी बहुत बुरा गाता है, अगर आपको पसंद नहीं, आप कहें शायरी बहुत बुरा गाता है, क्योंकि गाता मैं हूँ। आवाज़ अल्लाह ने बनाई और अल्लाह की तख्लीक में कभी बुराई हो नहीं सकती। अल्लाह ने हर चीज़ परफेक्ट बनाई है, तो आप अल्लाह की तख्लीक में नहीं बुराई करें। आप ये कहें कि शायरी अच्छा नहीं गाता, हमें पसंद नहीं है, आवाज़ को ना कहें, आवाज़ उसने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। एब्सोल्युटली। और हम वैसे बड़े आसानी से ये स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं, हम सोचते भी नहीं है इनका मीनिंग, डीपर मीनिंग कितना होगा और क्या जाएगा। और आज मुझे बल्कि आपसे भी सीखने को इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। उसी के साथ हमारे पास एक कॉल, देखते हैं किसने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वकास बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से वकास लाहौर से। जी वकास साहब कैसे हैं आप, शो देख रहे हैं? जी मैं आपका शो देख रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है। मैं आज मुझे वैसे छुट्टी थी, इस वजह से मैं आपका शो देख रहा हूँ। वैसे मैं सैटरडे संडे को आपका शो देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका शो देखने का, पसंद करने का, थैंक यू वेरी मच। शेरी से कोई फरमाइश करना चाहेंगे? शेरी भाई से मैंने फरमाइश करनी थी, कलाम है तू कुजा मन कुजा। जी दोबारा रिपीट कर देंगे? कलाम मन कुजा। अच्छा तू कुजा मन कुजा। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल शेरी से सुनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आपसे कलाम हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन पहले हम शाकरा पे चलते हैं और कहते हैं आपको कुछ बोलना है तो आप ज़रा रिकैप दे दें, क्योंकि उसके बाद हम आपको मौका नहीं देंगे, फिर बस शेरी होंगे और कलाम होंगे और हम सुनेंगे। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक समा सा बांध दिया है शेरी ने हमारे यहाँ स्टूडियो में, और देखने वालों को भी मज़ा आ रहा है। लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है आज हमारे लिए। आज हम लाइव बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और जितने सूफियाना कलाम अब तक शेरी ने सुना है, बहुत माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी दिलों में उतर जाने वाला। थैंक यू। और इतना अच्छा यहाँ पर भी एक समा सा बांध दिया है, हम उसको भी इंजॉय करें। साथ साथ हम दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, मटन लाहौरी कढ़ाई की भी, और हमने जो ऑरेंज ट्रैफल बनाया है आज उसकी भी। तो साथ साथ दोनों इंजॉय कीजिएगा, लेकिन ट्रैफल को आपने अगेन फ्रिज में ठंडा रखे। ज़रा सा एक रिकैप तो दे देना। अच्छा
हम यहाँ पे रिकैप दे रहे हैं आपको ऑरेंज ट्रैफल का। ऑरेंज ट्रैफल हमने किस तरह से बनाया था, 2 अदद अंडे लिए थे, उसको फेंट लिया था, उसी में वनीला एसेंस डाला, अगेन उसको फेंटा, लेकिन इतना फेंटना है कि उस पर बबल्स ना बने। उसी में आप दूध डाल देंगे और दूध को मिक्स करके, दूध यहाँ हमने लिया था तकरीबन 750 ml, 1 लीटर है इसके अंदर जो रेसिपी कार्ड में आ रहा है, और थोड़ा सा दूध हमने जो है बचा के रख लिया था, जिसके अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लिया था। 4 टीस्पून के करीब हमने कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया, उसको इसके अंदर मिक्स करके चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। फिर हमने क्या करना है, आधा कप पानी में 1 कप चीनी लेके उसको गाढ़ा कर लें, इतना पका लें कि वो गाढ़ा सा जब ब्राउन सी शक्ल उसकी होने लगे, गोल्डन लाइट गोल्डन सी, उस वक्त आपने ये सारा मिक्सचर उसमें डालना और चमचा चलाते रहना है। और जब आप चमचा चलाते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा सा जब गाढ़ा होना शुरू होगा और उसके अंदर जो उसकी महक है वो सारी आने लगेगी, तो इट मीन्स कि वो तैयार हो गया। फिर आपने डिश आउट करना है, नीचे आपने केक की लेयर बिछानी है, ऊपर जूस ऑरेंज डालना है और इसको डाल देना है ऊपर। फिर हमने सारे ऑरेंजेस जितने हम ले सकते हैं, जितना आपको लगता है एज रिक्वायर्ड इसमें है, वो हमने लिए हैं, और ऊपर हमने विप क्रीम से इसकी टॉपिंग कर दी है और इसके अंदर कुछ भी मिक्सिंग नहीं की है विपिंग क्रीम में, सिर्फ आइसिंग शुगर ऐड की थी और उसके साथ आपने सर्व करना है। मज़ेदार किस्म का है, बहुत अच्छा, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये आपका डिज़र्ट बना है, हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके रीकैप का। उसी के साथ मन कुंतो मौला जो वो हम आपसे एंड में सुनने वाले हैं, हम नहीं भूलें तो आप भी नहीं भूलिएगा। ये जो है ना मेरी टीम से मैसेज आपको आया कि हम नहीं भूला, आप भी नहीं भूलिएगा। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे कॉलर की रिक्वेस्ट है वो भी जाहिर है हम चाहते हैं कि आप पूरी करें। तो उसके वर्ड्स कुछ मुझे थोड़े से याद नहीं है, तो अभी हम देख लेते हैं, अगर बीच में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप रैपिड फायर कीजिए ना। रैपिड फायर करूँ मैं? ये आज उन्होंने बस सोच लिया है कि भाई रैपिड फायर करना है और मैंने दिखाना है कि मैं जीतूंगा। नहीं मैं नहीं जीतूंगा, मैं हारना चाहता हूँ। चले मैं आपसे पूछती हूँ, फेवरेट आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे, हमें इन पे भरोसा है। फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर तलत हुसैन साहब बचपन से मेरे फेवरेट हैं। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस सारी अच्छी लगती हैं। हाँ, नहीं, एक का नाम क्या लूं? नहीं, वो कोई भी नहीं अच्छी लगती इसलिए नहीं ऐसा नहीं है। बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा अंसारी साहिबा। फेवरेट जॉनरा? अब आप ये कहेंगे मुझे सारे जॉनरा पसंद है, सारे जॉनरा। फेवरेट जॉनरा सिंगिंग में? जी क्लासिकल। और सुनने में? सुनने में क्लासिकल, गाने में सूफी फोक। सूफी फोक। आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? सुबह ज़्यादा आसानी से उठ जाते हैं, मुझे तो आज भी आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मुझे लगता है मैं असल में 16-17 साल जो ट्रेनिंग रही वो मेरी रात में जागने की थी, लेकिन अब जब से मैं चैनल्स पे और इधर वो रिवर्स हुई तो फिर वो अब कोई मसला नहीं है, 5-6 बजे उठ जाते हैं और क्या बात है, दिन में काम करते हैं। अच्छा, गुस्सा किस चीज़ पर आता है? हर गलत बात पे। हर गलत बात पे। और ज़रा गुस्से के तेज़ हैं आप? बहुत ज़्यादा। और गुस्से को फिर आपके ठंडा कैसे किया जाए? एक अच्छा सा कोई सिंगर हो, उसे कहते हैं, मेरे दोस्त और मेरे घर वाले मुझे समझते हैं कि वो इसके गुस्से में इस वक्त इससे बात नहीं करनी, बस जब ये थोड़ा कूल हो जाए फिर उसको ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। गुस्से में ये मुझे कंट्रोल करना मुझे लगता है बिल्कुल आपकी बात से ये, और ये बहुत ही कूल पर्सन है, इसको गुस्सा बहुत कम आता है और ये मुझे कूल कर लेता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा सिंगर हो जो अच्छा नहीं गाता हो या उसकी आपको लगता है कि अपने पोटेंशियल पे पूरे नहीं गा रहा, तो आप उसको कैसे नसीहत करते हैं इस तरह कि उसको बुरा ना लगे? क्योंकि डायरेक्टली तो आप बोल दें तो सबके आना का मसला बन जाता है आजकल। नहीं, आजकल होता ये कि आजकल लोगों को पता ही नहीं होता कि वो बुरा गाते हैं। तो जब आपको पता होता है ना कि मुझसे गलती हुई है, तो वही आदमी सीख सकता है, उसी के अंदर सीख होती है। जब आपको खुद पता हो यार यहाँ मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, तो इसका मतलब है कि आपको इतना शऊर है कि आप उसको सही कर सकते हैं अगर कोई सही कराना चाहे। होता ये कि बाज़ औक़ात मैं नहीं बताता हूँ किसी को, क्योंकि कुछ लोगों का आजकल एटीट्यूड ऐसा है कि वो बुरा मान जाते हैं। हकीकत बात ये है, और तरीका भी ये है कि सबके सामने आप किसी को ना इस्लाह करें, और अगर कोई आपसे इस्लाह लेना चाहे तो आप उसकी इस्लाह करें। और दोस्त वो है जो आपको सेपरेटली तन्हाई में आपको मशवरा दे। जो सबके सामने करे इसका मतलब वो अपना इंप्रेशन जमाना चाहता है, वो आपकी इस्लाह नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ टाइम पहले राहत फ़तेह अली ख़ान का एक शो, एक मॉर्निंग शो में आए थे और उस मॉर्निंग शो में आप भी थे, तो आप अपनी सीट पर नहीं बैठे थे उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद आबिदा परवीन साहिबा और उस्ताद ग़ुलाम अब्बास साहब और एक सिंगर कोई और आए थे, ये 3-4 लोग आए थे। तो
मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो ऊपर बैठे हों और मैं भी उनके स्टैंडर्ड पे बैठा हूँ, तो इसलिए मैं ज़मीन पे बैठा था कि ये। और जबकि आबिदा जी ने कहा था कि आप बैठे हैं, राहत भाई ने भी कहा नहीं आप ऊपर बैठे हैं आप, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बनता नहीं है सर मेरा, मैं बस आपके कदमों में। बिल्कुल, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक जेस्चर देखने वालों को भी अच्छा लगा कि उस्ताद की कैसे या किसी रोल मॉडल की कैसे इज्जत की जाती है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मैं चाहती नहीं, लेकिन मेरा दिल बड़ा कर रहा है पूछने का। एक कश्ती है, सही है, उसमें आपके अलावा आप 3 लोगों को लेके जा सकते हैं और आपको यानी ये कि आर या पार है, अगर आप उनमें से किसी एक को छोड़ देंगे तो वो फिर वो बच नहीं सकते। और 3 वो लोग, माइकल जैक्सन है एक, ठीक है, एक हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं और एक जुनैद। सारे बेचारे पहले ही चले गए तो आप मतलब आप किसको फिर सेव करेंगे? कुछ 3 लोग जा सकते हैं, 4 लोग हैं आप। मुझे लगता है कहेंगे मैं खुद कूद जाऊंगा, उनको सबको भेज दूंगा। हाँ नहीं, अगर ये हयात होते तो मैं खान साहब को तो पहली फुर्सत में उनको लेके जाना, हम अगर मैं नहीं भी जाता तो कोई नहीं। और जैक्सन भी, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा नाम है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं आएगी जिसको हर मुल्क में हर जुबान में सुना जाता है और देखा जाता है। वो एक बड़ा आइकॉन सिंगर है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं उसको फेंक देता, मैं खुद गिर जाता भाई, मैं खुद देखा, मुझे पता था ये कहेंगे मैं खुद कूद लेता, कहता आप सब चले जाए, मैं यहीं रह जाता हूँ। नहीं बनता भी उनका है। देखा, जीत गए आप रैपिड फायर ऐसी। नहीं जीत गए सारे, आपने इतने अच्छे तरीके से आंसर किए। आपका सपोर्ट रहा, आप साथ रही, इस वजह से जीत गया। चलें अब ये बताएं कि अब सुना क्या रहे हैं फिर? हम वाइंड अप पे हैं या अभी? नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, हम सुन सकते हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल। एक सूफी ही कलाम अगर आप कहें तो इजाजत से। अच्छा, वो कह रहे हैं मन को जा तू को जा, वही सुना। उसके वर्ड्स मुझे याद नहीं, अगर कहीं मिल जाए, अगर कोई नेट पे निकाल दे तो मैं। चले मैं एक काम करी, मैं अपने फोन पे इतने निकालती हूँ, आप अपने इतने जो कलाम आप सुनाने वाले वो सुनाएं। कुछ बुग़्ज़ दी रीत विच नहीं मिलदा, ओ हार ते जीत विच नहीं मिलदा, मखलूक के खुदा नल प्यार ते कर, रब सिर्फ मसीत विच नहीं मिलदा। पंजे वक्ते नमाज़ां पढ़िया तेनू लोकी आखण नमाज़ी, जंग करके मुड़ जित कर आयो तेनू लोकी आखण गाजी, चढ़ इंसाफ दी कुर्सी बैठो तेनू लोकी आखण काजी। बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह, तू कुछ भी नहीं खटिया जे तू यार न कीता राजी, ओ मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, वे मैं पीर मनोवण चलिया शान वाले पीरा पीरा ओ पीरा। अमजद भाई का आपने जिक्र किया था, तो जी हम एक शो पे, मॉर्निंग शो पे हम साथ बैठे हुए थे, तो इसमें मैंने एक इजाफी शेर कहा था, तो अमजद भाई बहुत उन्होंने झूमा था, बहुत झूमे थे और कहने लगे यार ये फिर से पढ़ दे, तो मैं उनकी याद में एक शेर पढ़ना बिल्कुल। अच्छा, ये शेर मैं आपसे सुनूंगी, लेकिन मैं पहले एक्स्ट्रा दे दूं और फिर उसके बाद हम ये शेर से कंटिन्यू करेंगे। और भाई मन कुंतो मौला तो जरूर सुनाना है, मैंने आपके लिए लिरिक्स भी निकाल ली हैं, ठीक है, तो ये मैं आपकी तरफ पहले तो ये फॉरवर्ड करती हूँ, ये आप ले लें। जी जी बिल्कुल, ये ले चलें जी। अच्छा जी, उसी के साथ भाई हमारे शो का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा, हमें तो बड़ा मज़ा आया है। और शेरी के साथ एब्सोल्युटली शेरी, आपने जो है आज हमारे शो पे 4 चांद लगा दिए और बिल्कुल सेट पे सबने इतनी सारी चीज़ें एंजॉय की हैं, यकीनन हमारे देखने वालों ने भी एंजॉय किया होगा। तो ये शेर और मन कुंतो मौला, उसी के साथ इजाज़त लेंगे हमारे देखने वालों से। चलिए। ओ मेंढा पीर ते मौलूदे काबाए, मेंढा पीर ते मौलूदे काबाए, वो ही हसन हुसैन दा
बाबा शान वाले पीरा। मन कुर तू मौला मौला, मन कुर तू मौला, फहज़ली मौला, मन कुर तू मौला। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। मन कुर तू मौला, फहज़ली मौला। कब किसी बेनवा से कहता हूँ बात शेर खुदा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ। दूर हो जा नजर से ऐ मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ। मन कुल तू मौला मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। सुनो गौर से अरे ओ दुनिया वालों, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। अली मौला मौला, अली मौला, अली मौला मौला, अली मौला, अली मौला मौला, अली मौला। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अली मौला मौला, अली मौला। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर बने इश्क में जल